डबल मस्ती, भरपूर मज़ा, एक खूबसूरत सुबह का आगाज़, मेरा और आपका साथ है। फिर देखना ना भूलना मॉर्निंग विद बाबर अली सीज़न 2। चकदे फटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तुहाडा होस्ट बाबर अली मॉर्निंग विद बाबर विच अपने तमाम वेखण वालिਆਂ ਨੂੰ खुश आमदीद कहना और प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ तो करना कि अल्लाह पाक दुख परेशानियाँ तकलीफ़ां बीमारियाँ दहशतगर्दी तो हादसात तो मेरे मुल्क पाकिस्तान नू और मेरे हमवतनां नू कोसों दूर रखे। मैं हैल्थ के बारे में गल की, बीमारियों की गल की, अज एक ऐसा प्रोग्राम लैके आ रहे हैं। जूँ जूँ दुनिया जिस तरह तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसी तरह तहकीक बड़ी बढ़ रही है और जोड़े अल्लाह के नेक बंदे ने वो तहकीक करके कुछ ऐसे इलाज दुनिया ते लैके आ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं जी इंसानों के बारे च बहुत इंसानों के हवाले नाल उन्हां दी बीमारी के हवाले नाल बड़े अहम ने। एक ऐसा ही प्रोग्राम अज असी करने जा रहे हैं और ओजोन ट्रीटमेंट उत्ते वे और ओजोन ट्रीटमेंट की है ये हवाले से डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब मेरे नाल मौजूद होंगे। हुण ओजोन एक लेयर के नाम से असी सुनिया नाज़रीन कि एक लेयर है जी फट रही है उत्ते और दुनिया की आलूदगी दुनिया की जड़ियाँ प्रॉब्लम्स ने उहदी वजह तो ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन चीज़ां उहदी वजह नाल हो रही है। लेकिन एक ओजोन का एक ट्रीटमेंट है जिहड़ा यूरोप तो शुरू होया, अमरीका तो इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद से और हुण पाकिस्तान से जनरल अस्पताल से सिर्फ 2 डॉक्टर ने पाकिस्तान में आज़ाद होने से इत्थे मोर दैन 25,000 इस तो लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और तादाद बहुत ज़्यादा है और जिन्होंने लोगों का इलाज हो चुका है वो एक भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बगैर किसी प्रॉब्लम तो गुजार रहे हैं इस ट्रीटमेंट के तहत। इस ट्रीटमेंट की खास गल नाज़रीन मैं दस जाऊँ ब्रेक तो पहले कि इस ट्रीटमेंट से कोई कट कटाइया नहीं होता। कट कटाई तो मदार कोई ऐसी सर्जरी नहीं होंदी, कोई स्टिचिंग नहीं होंदी और यहाँ तक कि किसी किस्म का इंजैक्शन बेहोशी का नहीं लगता। ये चौंका देने वाली गल है ना सिर्फ मेरे लिए, ये तुसी भी चौंक गए होगे। ये उत्ते असी गल करने जा रहे हैं। एक वक्फे बाद डॉक्टर साहब मेरे मौजूद होंगे, वो तमाम लोग जिन्होंने शैटिका का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, ब्रेन के अंदर कुछ रसौलियाँ ने जो प्रॉब्लम है, इस तो अलावा कैंसर के पेशेंट जिन्होंने कीमो लग रही है, अल्लाह ताला खैर उन्होंने बचा के रखे, बड़ी ही तकलीफदेह बीमारी है लेकिन ये करना पैंदा है। उन्होंने हवाले नाल कुछ चुका देने वाली गल्लां ने जिहड़े डॉक्टर साहब दसणगे और ये सिर्फ गल्लां दस नहीं रहे, प्रैक्टिकल ये कर चुके हैं और पिछले 10 साल तो कामयाबी नाल ये इलाज चल रहा है। मेरे नाल डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब मौजूद ने, आप इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट ने। मैं अपने प्रोग्राम से मोहतरम नूं वेलकम कहना और अस्सलाम वालेकुम कहना जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तुसीं साडे प्रोग्राम से आए। प्रोग्राम के आगाज़ से मैं एक जिक्र कर रहा सा कि असी हफ्ते एक दिन ऐसा रखने जिससे असी कोई हैल्थ के हवाले नाल प्रोग्राम ऐसा रखने जिससे अल्लाह की मखलूक तक कोई ऐसा पैगाम जाए, कोई ऐसी खिदमत खल्क होए जिससे अल्लाह भी खुश और अल्लाह की जी मखलूक है वह भी खुश होवे और फिर उन्होंने अपने इलाज के हवाले नाल ज़रा पता चल सके। जूँ जूँ ज़माना तरक्की कर रहा है, साइंस तरक्की कर रहा है और इंसान तहकीक कर रहा है, बहुत सी चीज़ां तहकीक के सामने आंदियां ने और एक सूरत तुहाडी भी तुसीं मेरे नाल बैठे हो। असी अज ओजोन के उत्ते गल करांगे है कि उस तो पहले कि मैं अपने सवालों वाल जावां, असी उस रुख वाल अपने सवाल का रुख करा और अपने वेखण वालिਆਂ ਨੂੰ अपने जितने भी पाकिस्तानी ने, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तो बाहर जिन्ने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हों का फायदा होवे। तो ये इस तरह का प्रोग्राम करने का मकसद ये होंदा है कि ये इंसानी फलाह लई इंसानी ये खिदमत खल्क है और ये जोड़ा भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं सारा रिपीट भी है वो भी देखना, क्योंकि अज इस प्रोग्राम से कुछ अहम इंकशाफात डॉक्टर शहजाद करीम साहब ने करनी और भट्टी साहब दसणगे कि ओजोन की। उस तो पहले मैं सकता हूँ इंटरवेंशनल जी न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट की है, ये इंटरवेंशनल तो मुराद की है इधर इस तरह रोशनी डालो जरा पहले। बहुत शुक्रिया जी मैनू बुलाने का और बेसिक मालूमात लैन का। मकसद इस चीज़ का सारा है कि साढ़े जिहड़े अवाम ने उन्होंने पता चले कि साढ़े मुल्क भी ऐसे जदीद तरीके इलाज मौजूद ने जिन्हां से थानू मुल्क तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। इंटरवेंशन तो मुराद है कि तुसी इलाज करना है किसी भी मरीज़ दे किसी भी मर्ज का बगैर ऑपरेट कीतियां, ठीक है जी, बाज़ औक़ात बगैर सुन कीतियां और बगैर बेहोश कीतियां। मेरा ताल्लुक लाहौर जनरल हॉस्पिटल के नाल है, साडा उत्थे अपना एक इंटरवेंशन का डिपार्टमेंट है। असी बहुत सारे प्रोसीजर ऐसे करने हैं जिहदे विच ना तो ऑपरेट करना पैंदा है ना असी मरीज़ नूं सुन करने। एक दिन उहदा इलाज किया, शाम को घर चला जाए, अगले दिन अपने जाके काम शुरू कर दे। मैं माफ़ करिएगा, मैं तुहानूं थोड़ा इधर रोक रहा। तुहाडी मुराद तुहाडी
ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਗੈਰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ? ਜੀ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਨ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਐਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਇਲ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਫਟੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ICU 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਤਬ ਤੱਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰੋਂ ਤੇ ਫਾਲਿਜ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, CT ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਨ ਫਟ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਰਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਵੀਕ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ? ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੇਨ ਔਰ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਤਾਲੁਕ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੇਨ ਔਰ ਸਪਾਈਨ ਨਾਲ ਹੈ? ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਔਰ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੂँकि ਨਿਊਰੋ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਤਮਈਨ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2500 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਫਿਗਰ ਬਤਾਈਏ? 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 2500 ਮਰੀਜ਼, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੀ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਜਾਵੁਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ। 10 ਸਾਲ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ 15 साल तो लेके ते 90 साल तक। अच्छा 15 साल वाले भी हैं और इसमें जी, और आगे कोई लिमिट नहीं है? आगे कोई लिमिट नहीं, 90 ईयर्स ਦੇ ਲੋਕ 90 ईयर्स तक भी ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਓਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਫਲਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਨੇ ਵੀ ਬਰਪਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੀ ਬੇਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੁਖ ਕਰਨ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਵਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵਣ। ਓਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੈ? ਓਜ਼ੋਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਓਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਜ਼ੋਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਓਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਓਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਓਜ਼ੋਨੇਟਡ ਵਾਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਜ਼ੋਨ ਜਨਰੇਟਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਓਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਉਹ ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਮਰ ਦੀ ਦਰਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੱਤਾਂ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਡਿਸਕ ਸਲਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਸਕ ਸਲਿਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ 70% ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, 70% ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 70% ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੇਟੋ, ਥੋੜੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾ ਲਓ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਵੇਟ ਲਿਫਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਟ ਲਿਫਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ 70% ਡਿਸਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ। ਬਾਕੀ ਜੇ 30% ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਸਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਜ਼ੋਨ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁੰਨ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੁਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਟ ਕਟਾਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੱਟ ਕਟਾਈਆ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਜੀ ਕੈਂਚੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਨ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦਾਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੇਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 23,500 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਦਰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੈਟਿਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਕੱਟ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ यहाँ ਬਹੁਤ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕਟਾਈਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੱਟ, ਇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੀਟੇਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਔਰ ਤਮਾਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਿਆਟਿਕਾ ਦੇ ਪੇਨ 'ਚ ਨੇ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਪੇਨ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ तमाम ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ रहे ने, हुणे इंकशाफ कर रहे ने कि वो दोबारा, अगर मेरी सलाह करना मैं गलत कह दूँ, वो दोबारा खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं बगैर किसी कट कटाइए। तो वो किमें मुमकिन है? डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब बैठे ने और डॉक्टर साहब ओजोन ट्रीटमेंट उत्ते गल कर रहे हैं और ओजोन के उत्ते इन्होंने कोई 2-4 पिछली ब्रेक से जो मैं जिन्होंने हुण ज्वाइन किया दसदा जावां, इन्होंने कुछ इंकशाफात किए ने। मोर दैन 25,000 पेशेंट नूं अल्लाह ताला ने सेहतमंद सेहतयाबी अता की है और बिल्कुल ठीक ठाक और सेहत याब होके इलाज करा के निकले ने और बहुत ज़्यादा दिन भी इन्होंने हस्पताल से नहीं गुजारे। ना उन्होंने किसी किस्म की सर्जरी की गई है, ना उन्होंने कोई स्टिचिंग आई है, ना उन्होंने इस तो ज़्यादा चौंका देने की गल है बेहोश किया गया। अच्छा जी, बेहोश क्यों नहीं किया गया और किस तरह का इलाज होता है? हुण लोगों का जरा थोड़ा सा तजस्सुस बढ़ गया होगा, उसके बारे में जरा दसो। अच्छा, मैं तुहानूं पहले बेसिक दस दें कि ट्रीटमेंट आया कितों, तरीका इलाज से असीं गल कर रहे हैं, तरीका इलाज की और आया कितों पहले दसो। मेरी जी सारी ट्रेनिंग है वो यूरोप दी है जी। थोड़ा जिहा अच्छा बोलना डॉक्टर साहब जी। मेरी जी ट्रेनिंग सारी है वो यूरोप दी है। ठीक है। यूरोप में खास तौर पे इटली च, फ्रांस च, जर्मनी च एक मशहूर तरीका इलाज है कमर के दर्द वास्ते। मैं खुद ट्रेनिंग जी सी इटली तो हासिल की है और उस तो बाद मेरी जो फैलोशिप है ओजोन दे अमेरिका तो है। मैं पिछले महीने भी अमेरिका और जर्मनी दे इसी चीज़ के उत्ते प्रेजेंटेशन पाकिस्तान की तरफ तो देखे आए। लिहाजा यह कोई तरीके इलाज को साडा इत्थे दा इजाद करदा नहीं, एक आजमूदा इलाज है जिहड़ा काफ़ी अरसे तो कित्थे इजाद होया सी? यूरोप विच। यूरोप विच, ठीक है। उतों शुरू होया, हुण अमेरिका की बहुत सारी जगह उत्ते भी अमेरिका हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है और बड़ा सक्सैसफुल तरीका इलाज है। मैं दूसरी गल थोड़ी बेहोश करने वाली गल है कि असी एक खास तरीके नाल एक सुई लगानी है जिन्हें जाके अंदर डिस्क के अंदर उस डिस्क के अंदर ओजोन इंजैक्ट करनी है। जिन्नी दर्द उस सुई लगाने की होएगी उस तो ज़्यादा दर्द एनेस्थीजिया वाली सुई लगाने वास्ते होएगी। ज़्यादा असीं उन्हें हल्का जिहा स्प्रे करने और तो बाद इंजैक्ट कर देने। यही स्पैशलिटी है। इस वास्ते पाकिस्तान दे विच सिर्फ 2 लोग ने ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਕਰੀਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ, ਡਾਕਟਰ ਉਮੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਉਮੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜੀ, ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚूँकि ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕ ਨਿਊਰੋ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਔਰ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਵੇ और उसे ट्रेनिंग ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ बढ़ाया ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ मतलब बाकी शहर भी ने, बाकी इजला भी ने, उत्थे भी अगर हम सारे लोग तो नहीं आ सकते ना एक जगह, इन्हों अगर बढ़ाया जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो सकती है। लेकिन चूँकि ट्रेनिंग असी सारे मुल्क तो बाहर तो लैके आए अपने खर्चे के उत्ते, अपने इंटरस्ट वास्ते, अपने शौक के नाल, लेकिन इस नूं ट्रेन किया जा सकता है। क्योंकि ओजोन सिर्फ कमर दर्द वास्ते इस्तेमाल नहीं होती, बाकी जोड़ों के दर्दों भी, चाहे वो घुटने के दर्द ने, चाहे वो किना बीमारियां तो इफेक्ट कर सकता है किना एक तो बीमारी तो बड़ी लंबी लिस्ट है। अच्छा, वो थोड़ा जा तुसी डिफाइन कर। हाँ जी, बेशुमार पेशेंट खास तौर पर जो हेपेटाइटिस B और C के पेशेंट्स ने, अच्छा, उन्होंने भी असी ओजोन लगाने, लेकिन वो ब्लड विच लगती खास तरीके नाल। ब्लड विच भी लगती है जी। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ml ਬਲੱਡ ਨਿਕਾਲਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਓਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮੂਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ओजोन का इस्तेमाल खास तौर पर जिस ब्लड च लगाने वो कीमोथेरेपी की रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन वो जो साइड इफेक्ट्स ने कीमोथेरेपी के वो घट जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि कीमोथेरेपी अपनी जगह होगी जरूर? जी, कीमोथेरेपी होगी, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं गिरेंगे। वो जो साइड इफेक्ट खास तौर पे जो वॉमिटिंग है, जो डिप्रेशन है, जो इससे मुतल्लिका चीज़ें वो कम हो जाएंगी। मुझे आपको भी, मैं आपको रोक के ये बात करता कलामी जी ये बतानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं और इस पर मैं अभी दोबारा पूछने जा रहा हूँ कि जो भी पेशेंट है बदकिस्मती से जिनकी कीमोथेरेपी हो रही है, अल्लाह ताला एक तो उनको सेहत याब करे और जल्द वो सेहत याब हों और अपनी फैमिली में उसी तरह जिस तरह पहले वो ज़िंदगी एक हस्ती बस्ती गुजारे थे। बहैसियत मुसलमान हम तो ये दुआ दे सकते हैं। अब ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उस दौरान जो मेरे खुद ख़ानदान में कुछ पेशेंट्स हैं जो जिनको कीमोथेरेपी हो रही है,
तो मैंने तो देखा है, अभी पिछले दिनों ही मेरी अजीज़ा की हुई है, उनके बाल सारे उतर गए हैं और उनको वॉमिट बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसी हालत में वो उम्रे में भी गई, उम्रा करके आई हैं। मुझे आप ये बताइए, आप ये फरमा रहे हैं कि अब उन तमाम पेशेंट को ये तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी अगर वो ये ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी उनको वॉमिटिंग फील नहीं होगी, दो चीज़ें, उनके बाल नहीं गिरेंगे। दो चीज़ें हैं, एक तो वॉमिटिंग बेहतर हो जाती है, नंबर 2 कीमोथेरेपी के इफ़ेक्ट्स बेहतर हो जाते हैं। एक साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं और इफ़ेक्ट्स बेहतर। बाल हो सकता है गिरें, लेकिन इस वक्त ज़रूरी हमें देखना है कि मरीज़ को जो असल उसका। आपने कुछ किया है ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट? जी, आते हैं मेरे पास। जी, उन्होंने क्या फील किया, उन्होंने क्या बेहतरी महसूस की, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमें जो पहले वॉमिटिंग होती थी, खाना खाने को दिल नहीं करता था, डिप्रेशन में रहते थे, वो बहुत बेहतर है। और इस चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए तो हमारे पास मुल्क से बाहर से लोग भी आते हैं। इसी तरह जवान लोगों में एक बीमारी है, उसको कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो यंग फीमेल्स में होती है, उसका ट्रीटमेंट ही कोई नहीं है और उसमें होती भी यंग फीमेल्स को है। उसका ट्रीटमेंट भी हम इसी तरह इसी ब्लड के ज़रिए ओजोन लगा के कर सकते हैं और ये भी सारी दुनिया में होता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से लोगों को अभी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि ना तो कोई स्टीरॉयड है, ना कोई दवाई है, ना कोई लंबे चौड़े इंजेक्शंस हैं। सिर्फ आपने ब्लड निकालना है, उसमें ओजोन मिक्स करनी है ख़ास तरीके से, उसको वापस लगा देना है। इसको ऑटो हीमोथेरेपी कहते हैं। बाकी डॉक्टर हजरात नहीं कर रहे, इसमें स्पेशलिटी सिर्फ आप लोगों के पास है। जो 2 नाम आपने लिए हैं, डॉक्टर उमैर और एक आप हैं, डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब। तो एक तो मैंने इसकी मुंतकली के बारे में आपसे पूछा, जो बड़ा अहम था, इसको मुंतकिल तो किया जाए ना, ताकि हमारे दूसरे अजला में, दूसरे शहरों में, हमारे पूरे पाकिस्तान में इसको फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर, इस वक्त भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं लोग, बहुत से लोगों में ये सवाल उठ रहा होगा कि इसको बढ़ाया क्यों ना जाए। बहुत से लोगों के वसाइल इजाज़त नहीं देते कि वो ट्रैवल करें या पूरी फैमिली के साथ आ जाएं। मसले मसाइल तो आपको पता है, कमाने वाला ज़्यादातर खाने वाले हैं पीछे। तो ये अगर मुंतकिल किया जाए इस हुनर को, ये जो आपकी, जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, इससे और फ़ायदा नहीं होगा डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी। इस दफ़ा जो हमारी जनरल फिजिशियंस की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें मैंने यही लेक्चर दिया था कि हमारे ये जो चीज़ें ख़ास तौर पे जोड़ों की दर्दें हैं, बहुत शुमार और दर्दें हैं, इनका हम ट्रीटमेंट सिखा सकते हैं और हमारे पास हम ट्रेनिंग कोर्सेज कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये इतनी इफ़ेक्टिव और इतनी साइड इफ़ेक्ट से मुबर्रह चीज़ है कि जैसे हर दूसरे क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी हुई है, एक ओजोन की मशीन भी होनी चाहिए। देखिए, ऐसा ट्रीटमेंट आपको कहाँ मिलेगा जिसमें ना आप स्टीरॉयड दे रहे हैं, ना आप गोलियां दे रहे हैं, ना आप इंजेक्शन लगा रहे हैं। सिर्फ आपने ओजोन हम इंजेक्ट करते हैं जो जोड़ों के अंदर, वो उस सिरिंज से करते हैं जिससे इंसुलिन लगती है, जोड़ के अंदर नहीं वो लगाते हैं। मामूली होती है इंसुलिन वाले तो पेशेंट्स को पता है, और जो हाँ जी, बस इतनी सी दर्द है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, एक आपने फरमाया कि कैंसर पेशेंट्स, इनको कीमो लग रही है, एक वो जिनको हाइपेटाइटिस है, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों को ये डील कर रहा है ओजोन? इसके अलावा वो ख़वातीन जिनकी एक्नीज हैं, फ्रैकल्स हैं, कॉस्मेटिक ओजोन जो है, वो जो चेहरों पे दाने आ जाते हैं जी, पंजाबी दस्ता जवाना जी, बिल्कुल पिंडा थावा जी साडा जा रहे, तेरे दे दाने आ गए, छाइयां पै गईਆਂ, डॉक्टर साहब ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਨੀ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦ कराने लगा डॉक्टर। अच्छा, इनको कैसे देखते हैं आप? उसमें ऐसा है जी कि उन जो दाने निकलते हैं वो बेसिकली वो इन्फेक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स ऊपर लगाई जाती हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आज तक कोई भी एंटीसेप्टिक ओजोन से बेहतर नहीं बना। हम क्या करते हैं कि उन दानों के अंदर छोटी सी सुई के साथ वो ओजोन लगा देते हैं, बजाय इसके कि आप एक एंटीबायोटिक खाएं और सारे जिस्म में उसका असर हो। जब आप उस दाने में आपने एंटीबायोटिक लगा दी तो उससे वो इन्फेक्शन उसकी ख़त्म हो जाएगी, तो दाना ख़त्म हो जाएगा। ऐसा भी ट्रीटमेंट किया आपने? जी, ट्रीटमेंट किए। ऐसे कितने लोग आ रहे हैं ट्रीटमेंट कराने? ख़वातीनों की तो लाइनें लगी होंगी। फिर वही बात है, अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अभी तो यहाँ ये हो रहा है डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊँ, और लोग शुरू में मानते भी नहीं। अब मैं आप बता रहा हूँ, ये आपने दानों की बात, तो देखिए ये एक बहुत बड़ा अलमिया जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि हर जो नया सैलून बनता है, उस सैलून में ये कह दिया जाता है कि एक्सपर्ट लेज़र वाले बैठे हुए, उस सैलून में वो लोग बैठे हैं जो आपकी स्किन को भी डील करेंगे। हालांकि मतलब वो सर्टिफाइड लोग नहीं हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनकी वही प्रैक्टिस है जो उन्होंने सैलून में बैठकर की या पिछले सैलून से नए में उनके अपग्रेड कर दिया गया है।
तो कि ये तो इंसानों के साथ खेलने के तजर्बे तो हो रहे हैं, और फिर वो चेहरे जिनको बुरी तरह उन्होंने डैमेज किया होता है, अल्लाह ने बिल्कुल ठीक रखा होता है, थोड़ी बहुत वो आजमाइश होती है, वो अगर आप जैसे काबिल लोगों के पास है तो ठीक भी हो सकती थी, फिर वो डॉक्टरों के पास भागते हैं, किसी की 15 दिन बाद शादी, किसी की महीने। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट भी तो हो रहे हैं हमारे इधर। सही है, बस वही लोगों को इल्म नहीं। अब ये जो कॉस्मेटिक ओजोन का मैंने जिक्र किया, ये कोर्स मैंने अमेरिका से किया। अच्छा, तो अगर अमेरिका में ये काम हो रहा है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? इसमें और मर्द हजरात भी आ जाते हैं इसमें। मर्द, अच्छा, और एक और आपको मजे की चीज़ बताऊं कि जिन लोगों की ये डबल चिन है, ठीक है, बड़ी एक्सरसाइज के बाद भी ठीक नहीं होती, अगर हम उसकी डबल चिन में खास तरीके से ओजोन लगा दें, चंद सेशंस के बाद वो सारी फैट डिजॉल्व हो जाती है। तो सब ये तो रिपीट सारे देखेंगे आप, ये जो चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे हैं, डबल चिन वाली खवातीन, डबल चिन वाले मर्द हजरात, जरा गौर नाल सुन लो, ओजोन का इंजेक्शन है लगाने नाल विद नो साइड इफेक्ट। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डबल चिन उसी टाइम गायब होगी या वो नहीं, उसमें टाइम लगता है। वो कितना टाइम लगता है डॉक्टर साहब? वो सेशंस होते हैं, महीना भी लग सकता है, वो सेशंस होते हैं। अच्छा, महीना जी नहीं, महीना 1.5 महीने, महीने में 4 से 6 हफ्ते के अंदर। नहीं 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 नहीं, सबसे आसान हल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको गूगल पे डालें और उसको पढ़ लें। अब तो कोई चीज़ किसी से आप छुपा नहीं सकते, कोई चीज़ आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, कोई चीज़ आप ऐसी नहीं बता सकते जिसका कोई एविडेंस ना हो। बिल्कुल सही। तो आप जो कुछ मैंने कहा है उसको आप गूगल पे डालें और उसको पढ़ लें। बैकएक के बारे में, बैकएक और ओजोन को गूगल पे डालें, आपको सारी तफसील मिल जाएगी। अब हमारे पेशेंट्स की अक्सरियत मुल्क से बाहर से आती है, दुबई से, अबू धाबी से, बाकी मुल्कों से, सऊदी अरेबिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, चाइना से, जो लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराते हैं डिस्क का, और अगले दिन दे फ्लाई बैक, दो घर वापस चले जाते हैं। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है? ये बड़े कमाल की आप बात बता रहे हैं कि फ्लाई करके आए और यहाँ 2 दिन अपना इलाज भी कराए और फिर इतना लंबा सफर भी दोबारा किया। बिल्कुल ऐसे कंडीशन में होते हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग है इटली की, वहाँ पे जितने लोग आते थे, हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है कि एक बंदा आता है तो उसके साथ 4 लोग होते हैं उसको देखभाल करने वाले। तो मेरी जहाँ पे नेपल्स इटली की, जहाँ पे यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग है, वहाँ पे तो बेचारे जो बुजुर्ग आते थे तो खुद ड्राइव करके आते थे। ठीक है, ड्राइव करके आते थे, आके अपना सेशन कराते थे, 2 घंटे रेस्ट किया, फिर ड्राइव करके 4 घंटे वो वापस अपनी जगह पे चले जाते थे। तो ये ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे कोई खौफजदा होने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ड्यूरिंग कितना है, ड्यूरेशन कितना है उसका इलाज का? जो ट्रीटमेंट है इसके बेसिकली सेशंस होते हैं। ठीक है, 70% मरीजों को एक सेशन में आराम आ जाता है, और एक सेशन की ड्यूरेशन 5 से 7 मिनट है बस। दैट्स इट, दैट्स इट, 5 से 7 मिनट बस। नोयत डिफरेंट होती है केसेस की। जैसे मेरी सवाल सुन लीजिएगा, जैसे आपने कैंसर का कहा जी, उसकी जैसे मैं सवाल कंप्लीट कर लूँ जी। जैसे आपने कैंसर, हाइपेटाइटिस, फिर आपने कॉस्मेटिक की तरफ आप आ गए, फिर आपने हड्डियों को कहा, मुख्तलिफ आपने उसमें गुर्दे भी हम ऐड कर सकते हैं? नहीं, किडनीज का नहीं, किडनीज नहीं। अच्छा, ये जो आपने मुझे चीज़ें बताई हैं जिनमें आपका बैकएक आ गया, प्रॉब्लम आ गया, कैंसर के पेशेंट आ गए, वो तमाम आ गए जिनकी खवातीन या मर्द के जो दाने हैं वो डबल चिन के मसाइल हैं, इनमें और उनमें कोई फ़र्क है? जैसे इसमें तो जल्दी हो गया, अब कोई पेशेंट कैंसर का आता है जिसको कीमोथेरेपी लग रही है, उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा? वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चलिए बताता हूँ। जो डिस्क का ट्रीटमेंट है उसका टोटल ड्यूरेशन जो हम करते हैं वो 5 से 10 मिनट के दरमियान है। एक सेशन बस ख़त्म। नहीं, ये तो 7 तो 3 मिनट ही बदे हो बस। नहीं, वही तकरीबन मैक्सिमम, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। ओके, 10 मिनट। अच्छा, ठीक है जी। जो ब्लड वाला मैंने आपको बताया, क्योंकि उसमें ब्लड निकालना है, उसमें ओजोन मिक्स करनी है और उसको दोबारा लगाना है, वो तकरीबन 30 से 45 मिनट लगते हैं। ये हेपेटाइटिस वालों की बात करें जी, तमाम वो डिजीजेस, तमाम वो बीमारियां जिसमें हेपेटाइटिस भी है, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी है, जिसमें ख़ास तौर पे लोग जिनकी डिप्रेशन है वो भी शामिल हैं। फिर जो डिप्रेशन वाले लोग भी हैं, वो भी हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन पाकिस्तान जी। और इसके अलावा वो लोग जिनको माइग्रेन होती है वो भी शामिल हैं। अच्छा, माइग्रेन वाले जी, वो भी शामिल है। मैं माइग्रेन और डिप्रेशन के हवाले से ही पूछता हूँ। अच्छा, इसका ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा होगा? ये इस ड्यूरेशन एक ही है, 30 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स ब्लड एक सेशन का जी, जितने भी जी, और बाकी जो है वो 7 तो 10 मिनट दी तकरीबन। अच्छा, अब ये डिप्रेशन को ऐड किया इन्होंने प्लस माइग्रेन को। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब बैठे हैं और आप ओजोन उत्ते गल कर रहे हैं, एक नया ट्रीटमेंट, एक ऐसा इलाज जिससे ना ही कोई बेहोश करना पैंदा है, ना ही कोई ऐसा कोई तरीकाकार किया जाता जिससे तुहानू कट लगाया जाए, सर्जरी की जाए, दोबारा फिर से स्टिचिंग की जाए,
और फिर बेहोशी का भी कोई एलीमेंट है ही नहीं थे। ये सिर्फ इलाज किया जाता है और ट्रीटमेंट का जो सैशन है वो दौरानिया जोड़ा है वो सिर्फ 7 तो 10 मिनट है। जो कुछ ब्लड वाले ट्रीटमेंट्स ने जिन्हें चे हाइपेटाइटिस है, जिन्हें चे कैंसर है और बाकी दूसरे ने जिन्हें ब्लड इंजैक्ट होता है वो 35 तो 45 मिनट 35 और 45 मिनट लगता है और वो भी सैशनस से होता है और सैशन डिपेंड करता है डॉक्टर साहब खुद बताते हैं कि उन्होंने किन्नी बार किन्ने विजिट ने और किस तरह मरीज़ को शिफा मिलती है। तो अल्लाह देने वाला शिफा और इस तरह के इलाज और इस तरह के ट्रीटमेंट और जिन्हों के मौसर असरात नज़र आ रहे होंगे ने ऐसे असरात जोड़े लॉन्ग टर्म तू सेहतयाबी वाल लैके जान तो जरूर उन्होंने करना चाहिए। डॉक्टर साहब डिप्रैशन और माइग्रेन से असी ब्रेक से गए समझ आ डिप्रैशन और जरा माइग्रेन से भी जरा गल करो कि ये है कि बेसिकली जी डिप्रैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ठीक है ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक है ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਕ ਕਰੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, क्यों कहने ताकि तुसी ऑक्सीजन ਨੂੰ इनहेल करो, ऑक्सीजन ਨੂੰ अंदर जाए, वो तमाम बीमारियां ਨੂੰ ख़त्म करे और बंदे ਦਾ स्टैमिना और बंदे दी वैसे हेल्थ बेहतर हो जाए। डॉक्टर साहब एक मैं इससे पहले कि मैं इसको पूछूं, हमारे यहाँ ये भी एक अलमिया है, बड़ी बदकिस्मती देखी जा रही है कि हमारे यहाँ वो जो हम छोटे थे जब मैं और आप छोटे थे, हमारे जो वालिदैन थे, हमारे जो दादा थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो पार्क का रुख करते थे उस काम के लिए जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी था। यानी फजर की नमाज़ पढ़ी, बच्चों को भी साथ ले गए और फैमिली को ले गए, वॉक किया करते थे। ये अक्सर ये प्रैक्टिस देखने में आती थी उस दौर की बात है। लेकिन जो तरक्की होती गई, मैं और आप अभी ब्रेक में बात कर रहे थे, अब हमारे बच्चों के पास के लिए टाइम नहीं है। ख़ुद हमारे पास हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। बच्चों ने जदीद टेक्नोलॉजी के मोबाइल्स हाथ में पकड़े हैं और कहीं ना कहीं वो बिज़ी रहते हैं, करने को कुछ नहीं होता और वो माँ बाप भी चलो कहते हैं कि एक जगह लगे नहीं तो लगे रहे, सानू सरदर्दी करना है। तो आप नहीं समझते कि ये भी किसी हद तक हमारी बीमारियों में इजाफा हुआ है? हमने वॉक की छोड़ दी, हमने एक्सरसाइज छोड़ दी, हमने वो तमाम चीज़ें वेजिटेबल फलों से अपना नाता रिश्ता तोड़ दिया और फिर कहते हैं कि हम हेल्दी लाइफ भी जिए। आप मुझे ये बताएं कि आपने अभी 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, एक डिप्रेशन और एक माइग्रेन का। बिल्कुल बिल्कुल इसी क्या ये लफ्ज़ हमारे वालिदैन को पता थे? नहीं, है ही नहीं था। आप सच कह रहे हैं, बिल्कुल ये था ही नहीं। आपको कैसे पता चला? आप ना डॉक्टर हैं, सही बात, ना आपका मेडिकल का उतना इल्म है जो कि किसी डॉक्टर के पास होता है। मैं अपने आप कह रहा हूं, हमारा तो है ही नहीं। इसके बावजूद हमारे मुल्क के अक्सरियत को डिप्रेशन और माइग्रेन के बारे में कम से कम नाम तो पता है। नाम पता है। वजह क्या है? इसलिए कि हमारे इर्द गिर्द हर वक्त हर मौके पे ये मरीज़ पाए जाते हैं। और मैं हमारी फैमिली में, हमारे दोस्तों में, हमारे चाहने वालों में कोई ना कोई बंदा आपको डिप्रेशन और माइग्रेन का मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? उसकी बेसिक वजह आपने खुद बता दी कि ना तो कोई एक्सरसाइज है, ना कोई वॉक है। फिर इसके अलावा हमने अपनी जान को बहुत सारी ऐसी मुसीबतें डाली हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने उस कंपटीशन में आके कभी भी नहीं डाली थी। कभी भी नहीं डाली। तो अब जिन गैजेट्स का आपने जिक्र किया है, मेरे और आपके बचपन में हमने जो चीज़ें ख़रीदी थी या हमारे वालिदैन ने हमें ख़रीद के दी थी वो चंद 100 रुपए की आती थी। अब जो हमारे बच्चों के हाथ में चीज़ें हैं वो हज़ारों रुपए की हैं और शायद लाखों में चली जाती हैं। सही बात है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बच्चों को सुस्त भी कर रही हैं, ये चीज़ें डिप्रेशन में इजाफा भी कर रही हैं, ये चीज़ें एंग्जाइटी भी बढ़ा रही हैं, ये चीज़ें इंटेलिजेंस लेवल को भी इफ़ेक्ट कर रही हैं, ये चीज़ें बीमारियाँ भी बढ़ा रही हैं। इसलिए हमारी फ़ीमेल्स बच्चियों की अक्सरियत वो बल्कि है, उनकी सेहत ज़्यादा है, वो चीज़ें जाके आगे उनके मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। जी। शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। तो बेसिक चीज़ें तो ये हैं। हमारा तरीक़े इलाज में जो ज़ोर है वो ये है कि आप ऐसा कोई तरीक़ा इलाज ढूंढें जिसका ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट हो, जिसमें ना तो कोई स्टीरॉयड देने पड़े, जिसमें ना तो कोई ज़्यादा गोलियां खानी पड़े, जिसमें ना कोई इंजेक्शन लगाने पड़े। वो घूम फिर के बाद फिर आप ये कह रहे हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट है इंजेक्ट करने के बाद, उसके बाद आप कोई दवाइयाँ नहीं देते? सिर्फ मल्टीविटामिन्स या चंद दिन के लिए एक पेन किलर, बस खत्म। चंद दिनों के लिए पेन किलर और कुछ मल्टीविटामिन्स, उसके अलावा कोई? जी, मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ।
ऐसे है कि जितने भी ट्रीटमेंट्स आप, जैसे बैकिक है, ठीक है, सर्जरी के कमर की दर्द की जी बात। कमर की दर्द है, या शियाटिका है जो जिसको शकीका दर्द शकीका कहते हैं, ठीक है। जितनी भी आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो तमाम की तमाम दर्द को दूर करने वाली दवाई है। उनमें से कोई भी दर्द की वजह को दूर नहीं कर रहा। अच्छा, जितनी देर दवाई का असर रहेगा दर्द वो ठीक दर्द रहेगी। ठीक रहेगा। जैसे दर्द की असर खत्म हुआ, यानी उसकी जड़ को नहीं खत्म कर रहा। हम जो जोन में कर रहे हैं, हम उस डिस्क को ही श्रिंक कर रहे हैं जो दर्द कॉज कर रही है। जब दर्द ही नहीं होगी तो दवाई किस चीज़ की? क्या बात है, आप जड़ से उसको पकड़ रहे हैं। जड़ से उसको पकड़ेंगे। ये वही ट्रीटमेंट है जैसे आप सर्जरी करते हैं किसी की, तो आपने सर्जरी तो की नहीं, आपने बगैर सुन किए, बगैर बेहोश किए, बगैर कट लगाए, आपने 5 से 10 मिनट के अंदर उसके अंदर डिस्क में ओजोन इंजेक्ट की, जो कुछ अरसे में उस डिस्क को श्रिंक कर देगी। जब श्रिंक कर देगी तो वो जो चीज़ प्रेशर की वजह से दर्द कर रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। जब दर्द की वजह ही ख़त्म होगी तो फिर दवाई की क्या ज़रूरत है? फिर दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। अच्छा, आपका जो तरीक़ाकार है, मैं बहुत से इस वक्त लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और वो ये जानना भी चाहेंगे कि ये जो बुज़ुर्गों में देखा गया, अब नौजवान, पहले हम बुज़ुर्गों की बात करते थे, अब नौजवान नस्ल में भी जोड़ों के दर्द हो जाते हैं, और ये कमर से दर्द आती है, जी मेरे जोड़ गए, मेरी गिट्टा गया, तो मेरी पिन नीचे दर्द आ गया। ये छोटी छोटी गल्ला कर देना, मेरी कोन नीचे दर्द आ गया, मेरे शोल्डर गए, ओहो मेरे पट्ठे भारी हो गए। ये तमाम रिलेट करती हैं डॉक्टर साहब ये चीज़ें? इसको ज़रा बताइए किस हद तक इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये इलाज शुरू कर दें तो वो जो लोग, अब मैं नौजवान नस्ल की तरफ ज़रा इशारा भी करूँगा, बुजुर्गों की हद तक तो समझ आता है, नौजवान नस्ल जिन्होंने आगे चल के इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है, जिन्होंने आगे चल के बहुत मुशक्क़त करनी है, उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि पाकिस्तान को एक मकाम तक लेके जाए, लेकिन उनमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ यूथ को, मेजॉरिटी ऑफ नौजवान नस्ल को ये देखा गया है कि वो फक्के मार रहे हैं गोलियों के। मैं आपको ये जो सर्वे बता रहा हूँ, मुझसे कहीं बेहतर आप जानते हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं डेली की बुनियाद पर, हर रोज़ की बुनियाद पर पेन किलर। सुबह भी लेते हैं 500 mg, रात लेते हैं। अगर सुबह कभी ले लिया तो ठीक है, रात नहीं ली, कभी रात ले ली तो कभी फिर सुबह नहीं ली, लेकिन वो ले रहे हैं समहाउ। इसकी वजह क्या है? क्यों ना हम ऐसा कोई लाइफस्टाइल अपना लें, क्यों ना हम कोई ऐसा इलाज कर लें कि हम मुस्तकिल इससे अपनी जान छुड़ा लें। बिल्कुल ठीक बात आपने की। पहले हम शुरू करते हैं बुजुर्गों से। ठीक है। अब बुजुर्गों की अक्सरियत जिनको जोड़ों की दर्दें होती हैं, उनको भी हमारे इर्द गिर्द के जो डॉक्टर साहिबान हैं या हमारे इर्द गिर्द के वो लोग जो मशवरा देने वाले हैं, वो उनको गोलियों पे लगा देते हैं। नहीं, फिर ये तो ब्लेम आप फिर डॉक्टर को भी कर रहे हैं ना? नहीं, मैं आपको जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। अब आप उसका एक अगला स्टेप ये लें कि हमारे बेशुमार ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके घुटने तब्दील किए जाते हैं, और घुटने तब्दील करने का ऑपरेशन जहाँ पे 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा मुमकिन होता है, इसके बावजूद वो घुटने तब्दील करना, कोई गाड़ी का फिल्टर तो चेंज नहीं किया कि जैसे आपने घुटने लगाए वो उठ के भाग पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। जो बुजुर्ग हैं उनको घुटने चेंज करने के बावजूद 4 से 6 महीने लगते हैं नॉर्मल अपनी उस रफ्तार में आने में जो कि नॉर्मल थी, जो उनकी जवानी के वक्त थी। सही बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ थोड़ी सी एक्सरसाइज और थोड़ी सी वॉक, डाइट कंट्रोल, इससे हम ठीक कर सकते हैं, और उसमें किसी दवाई की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। और जहाँ कुछ हद तक हम इनकी, जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, उसमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, उम्र को आप नहीं रोक सकते, ठीक है, नहीं रोक सकते। जो बॉडी के वियर एंड टियर एज के साथ हो रहा है उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने फिटनेस की वजह से आप उस लेवल को बेहतर तो कर सकते हैं, उन चीज़ों को, उन चेंजेस को डिले तो कर सकते हैं। सही। और जो अगर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी जाए तो हम वो ट्रीटमेंट क्यों ना करें जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसका कोई नुकसान नहीं है। चलें 1 मिनट के मान लिया कोई फ़ायदा नहीं है तो कोई नुकसान भी तो कोई नहीं है। इसी तरह आपने बुज़ुर्गों के बाद हम बात करते हैं अपने जवानों की। जवानों की अक्सरियत को मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर वो प्रॉपर टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज कर लें। रात तो हम ऑर्डर दे रहे होते हैं, और ऑर्डर भी आप वो देंगे जो फैटी हैं, सारे फैट, सारे किसी ब्रांड का नाम नहीं लेते। चले, बात यह है कि वो तमाम फिजी ड्रिंक्स हम पी रहे हैं और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी वो जो सेहत है वो वैसी रहे, तो वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन सबसे पहली जो हल उसका वो तो यही है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। बिल्कुल सही। और उसके बाद ना तो आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, ना आपको किसी दवाई की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो हम ऐसी चीज़ क्यों ना लें जिसका कोई नुकसान नहीं है, जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो उसमें साइड इफ़ेक्ट के बचने से
जो तरीका इलाज मैंने आपको बताया वो एक उसको भी बीच में ऐड कर लें, उसको ओजोन को भी बीच में ऐड कर लें। क्योंकि देखिए हमने ओजोन को एक ज़िंदगी का एक हिस्सा इस तरह से बनाया, चाहे वो आपकी डिप्रेशन से लेके दर्दों तक हम हर जगह पे इससे मदद ले सकते हैं। ठीक है। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे वो दोस्त, हमारे वो डॉक्टर साहिबान जो इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, वो हम तैयार हैं उनको सिखाने के लिए, ताकि जो काम वो कर सकते हैं, ये हर बड़े शहर में, हर छोटे शहर में हमारे हर डॉक्टर को ये चीज़ आनी चाहिए, ताकि उनको ये पता चले। क्योंकि ऐसा काम ये मेरे ख्याल में ये भी सदका जारी है, बहुत बड़ी कि वो लोगों की दर्दें ठीक करना बहुत बड़े सवाब का काम है। बंदे हमारे कैंसर के जो मरीज़ हैं वो दर्द से, वो कैंसर से नहीं मरते, वो दर्द से फौत हो जाते हैं। दर्द आप उनकी ठीक हो जाए कर दें तो उनकी ज़िंदगी, जाना तो सब ने है, जाना सब ने, देखिए जी उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। जाने से पहले डॉक्टर साहब एक तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले कोई पैगाम देंगे आप उन तमाम लोगों से? मायूसी वैसे ही नाज़रीन गुनाह है, मायूस तो होना नहीं चाहिए, और जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं वो इस बात पे भी भरोसा रखें कि अल्लाह के कुछ नेक लोग, ऐसे लोग जिन्होंने तहकीक की और वो तहकीक कहीं से लेकर आए, पढ़े और उस पर मज़ीद तहकीक करके अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, उनसे हमें ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए, कि ना कि उन चीज़ों से ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए जो कि बिल्कुल हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हमने अल्लाह की बनाई उन चीज़ों की खिलाफ वर्जी करना शुरू की, हमने हर उस चीज़ की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह ने रात सोने की बनाई, हम रात में जाग रहे हैं। दिन अल्लाह ताला ने हमें काम करने के लिए दिए, हम दिन में सो रहे हैं। हम हर वो काम कर रहे हैं जो खिलाफ कानून है, खिलाफ कुदरत है। तो जब हम ये कानून तोड़ेंगे, अल्लाह के बनाए हुए उन हदों को तोड़ेंगे, तो जाहिर है फिर उसकी हमें सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम मैसेज है उन तमाम नौजवानों के लिए भी जिन्होंने आगे चल के, मैंने इंडिकेट भी किया था अभी, अपने इस मुल्क पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालनी है। आपने न सिर्फ अपने घराने की, अपने वालिदैन के उस ख्वाब को पूरा करना है, बल्कि पाकिस्तान के उस ख्वाब को भी पूरा करना है, कायद की उस बात को भी पूरा करना है और तरक्की करके दिखाना है। लेकिन ये उस वक्त ही मुमकिन है जब आप जो उस वक्त बैठे सुन रहे हैं, आप अपनी उस सेहत का ख्याल रखें, आप इंसाफ करें अपनी उस सेहत के साथ जो अल्लाह ताला ने आपको एक तोहफे की सूरत में दी है। ये एक तोहफा ही हो गया ना डॉक्टर साहब। एक अच्छा भला इंसान है जिसने अपने आप को स्मोकिंग करके, नशे में डाल के, बेजा दवाइयाँ इस्तेमाल करके, बेजा लाइफस्टाइल का वो जो अपना अंदाज़ अपना लिया, दिन में रात में दिन में खाना ऊपर नीचे निज़ाम कर लिया। रात 2-2 बजे हमारे यहाँ बच्चे ऑर्डर कर रहे हैं खाने के और फिज़ी ड्रिंक्स पी रहे हैं, और फिर उस जो आपको अल्लाह ताला ने जो तोहफ़ा दिया है उस तोहफे को अपने हाथ से ज़ाया कर देते हैं, और फिर आप अस्पतालों का रुख करते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी, फिर उन डॉक्टरों से आप इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा इलाज करें, कुछ भी ले लें, कुछ भी करें। तो डॉक्टर भी इंसान है, डॉक्टर उस हद तक ही आपका इलाज करेगा जितनी उसकी पहुंच है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपने अपने आप से अहद करना है कि हर वो काम जिसे मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया वो काम हमने नहीं करना, और हर वो काम हमने इख्तियार करना है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हो और अल्लाह के उन अहकामात की खिलाफ वर्जी ना करता हो। तो फिर तो आपकी ज़िंदगी आसान है। और मेरे नबी का वो कौल आपने और मैंने हमेशा याद रखना है कि हमें 3 की भूख है तो 1.5 खानी है, 2 की भूख है तो 1 खानी है। इंशाअल्लाह ताला आप कभी बीमार नहीं होंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। अब वो तमाम लोग जो इनसे रुजू करना चाहे, जाहिर है वो डॉक्टर साहब को बिल्कुल रुजू करें। आप प्रैक्टिस करते हैं अपना जी अल्लामा इकबाल टाउन में और गुलबर्ग हॉस्पिटल, गुलबर्ग आपके जो हॉस्पिटल है जनरल हॉस्पिटल में, तो ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जी, कोई भी आ सकता है, वहाँ पे कोई भी आ सकता है, वहाँ जरूर जाइए। हमारा वहाँ पे एंजियोग्राफी का डिपार्टमेंट है। लोग भी हो सकता है आपसे रब्ता करें इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जिनको हो सकता है ब्रेन में कोई मसला हो, इस तरह की गिल्टियाँ हो, वो लोग भी जिनको कीमोथेरेपी हो रही है, जो कैंसर के पेशेंट हैं, वो लोग भी जिनको सियाटिका का प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग भी जिनको डिप्रेशन है, माइग्रेन है, खुदारा अपने कमर का दर्द है, वो तमाम लोग रुजू करें। जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब होते हैं, ताकि आप मशवरा करें, करना ना करना वो आपकी मर्जी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हर परेशानी, हर आफत, हर बीमारी, हर हादसात से आप सबको और पाकिस्तान को बचा के रखे। टेक केयर, रब रखा।